यस। सो आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इंट्रोडक्शन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, राइट? ओके, तो क्या था वो ये था कि जैसे ग्रेविटेशन में हमने समझा था डिट्टो कॉपी, वैसे ही कोई एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा और यही वर्क डन वो चार्ज में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, राइट? और उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था कि सपोज डेल्टा यू मतलब डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जहां से जहां गए हो तुम, जैसे कि तुम गए हो कहां से कहां, R2P गए हो, ओके? कहां से कहां गए हैं, R2P। तो R2P के लिए जो भी वर्क करना पड़ा, ओके, R2P के लिए जो भी वर्क हमें करना पड़ा वही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये जो डेल्टा यू है वो क्या होगा, तो भाई WR2P जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही यहाँ स्टोर हो जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं R2P जा रहे हैं मतलब P मर ज्यादा होगा तो UP माइनस U। ये हमने देखा था कल, डन। अब आज आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वो पोटेंशियल एनर्जी था और ये सिर्फ पोटेंशियल है। आज स्कूल नहीं जाना, क्यों? अच्छा, बैग ओपन है तुम्हारा, खुला है बैग? अच्छा, हाँ आज लेट उठा इसलिए। हाँ चलो, तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? कल हमने देख तो लिया है एक बार, फिर से क्यों आया? थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके? एनर्जी वर्ड है, ओके? सो उसका ही डिफरेंस है, बहुत इजी है। देखो क्या बोल रहे हैं, कंसीडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हम मानते हैं, जैसे कि यहाँ एक प्लस क्यू है, यहाँ पर एक प्लस क्यू है, यहाँ पर एक माइनस क्यू है, यहाँ पर एक प्लस क्यू है। ऐसा कोई जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और कोई पॉइंट हमारा है जिसको कुछ भी नाम दे दो, से ए। तो ये पॉइंट ए पर ये सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। पहले तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी पड़ेगी और वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख ही लिया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉइंट ए पर, राइट? तो वही बोल रहे हैं कि जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। वी डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू। वो तो हमने डिफाइन कर लिया है क्या, कि अगर क्यू को एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जाए तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन वो चार्ज के अंदर एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा और वो हमने ये लिख दिया है, डन। वो तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। दिस वर्क इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू क्यू सिंस द फोर्स एट एनी पॉइंट इज क्यू ई। चलो पहले तो हम मान लेते हैं, पहले तो जो पता है वो लिखते हैं। हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज क्यू। कोई एक चार्ज होगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ओके? ये हमें पता है, मतलब क्या कि F इज इक्वल्स टू है EQ। ये तो हमें फर्स्ट चैप्टर से ही पता है। अब क्या बोल रहे हैं कि दिस वर्क इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब क्या होगा, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब ये जो वर्क है जो हमने R2P और से यहाँ पर हम A2 सपोज जा रहे हैं B मान लो, ओके? तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, WA2B। तो ये जो A2B है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, मतलब ये चार्ज क्यू कहाँ पर है, हमारा एक चार्ज जो है वो चार्ज क्यू कहाँ पर, ये तो कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही, ओके? उसकी ये है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी। कल हमने समझा था ना कि इसकी कंपेयर में इसका चार्ज इतना कम है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है लेकिन चार्ज तो है उसका। अब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो ये प्लस क्यू है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्क डन करना पड़ेगा A to B ले जाने के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का मीनिंग क्या है? अरे जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये वर्क डन भी बढ़ेगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर ऐसा समझो कि कुछ भी चीज ले लो, जैसे कि बुक। ओके, तो तुम्हारी बुक है, तुम टेक्स्ट बुक ले जा रहे हो, एक टेक्स्ट बुक बैग में डाल के स्कूल में ले जा रहे हो। ओके, तो एक टेक्स्ट बुक मतलब एक क्यू। फिर मैंने बोला नहीं 2 टेक्स्ट बुक ले जाना, तो अब क्या हो गया? 2Q हो गया। तो 2Q हो गया तो वर्क डन सेम ही रहेगा क्या? नहीं, वो भी बढ़ेगा। अगर तुमने बुक बढ़ाई तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। फिर वहां पर और बढ़ाया, ओके, तो वो ये भी क्या होगा? और बढ़ेगा। सिंपल है। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा, अगर मैं ये Q चार्ज है वो सिर्फ 1Q लूं तो वर्क डन लगेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह में, लेकिन वहां पर 2 बंदे हैं। ओके, 2 बंदे हैं तो थोड़ा ज्यादा वर्क लगेगा। 3 बंदे हैं तो और मतलब बंदे इन द सेंस 3 चार्ज है, तो जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अरे सिंपल, हम अगर बाइक पे जा रहे हैं, अकेले जाएंगे, ओके, तो स्पीड कांस्टेंट रखनी है और अकेले जाएंगे, ओके, तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। डबल सवारी गए तो फ्यूल कंजम्पशन स्पीड वही रखनी है तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। 3 सवारी गए ट्रिपल तो फ्यूल कंजम्पशन और ज्यादा होगा, क्योंकि वेट बढ़ रहा है ना गाड़ी पे, तो उतना लोड लगेगा आगे खींचने में। ओके, तो वर्क बढ़ता जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि वर्क डन जो है वो क्यू के प्रोपोर्शनल। डन। ओके, चलो now where electric field at that point due to the given charge configuration, okay, ठीक है, it is therefore convenient to divide the work done by the amount of charge q, so the resulting quantity is independent of the q। मतलब क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड बाय q कर रहे हैं, so that जो फाइनल क्वांटिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। अरे वैसा ना करना हो तो भी जो हम मेनली समझते हैं वो देखो, हम अगर Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, सपोज A to B पर ले जा रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा? Q चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन हो जाएगा कितना? WAB। वही तो कर रहे थे हम, लेकिन अब हम Q चार्ज नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं? यूनिट चार्ज ले रहे हैं। क्या? यूनिट चार्ज, मतलब 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज मतलब क्या? अरे 1 कूलम को 1 यूनिट चार्ज बोलेंगे। तो अगर Q के लिए WAB है तो 1 के लिए कितना? तो क्या हो जाएगा? WAB डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा। सिंपल। ओके, तो इतना क्वांटिटी हमने लिया है। अब ये क्या मिला हमें? अरे ये मिला कि द एनर्जी और से वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पहले ये जो मिल रहा था वो क्या था? टू मूव एनी चार्ज, Q 2Q 3Q 4Q 5Q कितना भी चार्ज हो तो वो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े तो वो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वो पॉइंट में क्या वो चार्ज में क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर पर्टिकुलरली हम 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात कर रहे हैं, कोई भी चार्ज को ले जाने की बात नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड? पक्का? ओके, चलो। So in other words, work done per unit test charge is characteristics of the electric field associated with the charge configuration। तो electric field तो आएगी ही वहाँ पे obvious है। This leads to the idea of electrostatic potential V due to a given charge configuration। और इसी से आइडिया आया किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V का हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया कैसे? U से, और अभी हम कर रहे हैं V से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, दैट इज V। ए दोनों में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। ये क्या था? अरे वर्क डन जो था, कोई भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और से Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन वो चार्ज में स्टोर हो जा रहा है एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर ये क्या है? ये भी वही चीज है, लेकिन 1 कूलम और से यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन वो यूनिट चार्ज में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और यही इसी को बोलेंगे, यही प्रॉपर्टी को, यही क्वांटिटी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिंपल? ओके, चलो। So work done by the external force in bringing a unit positive charge from point R to P
तो अब हम जो बुक में गिवन है वो क्या है, हमारे पास R है और यहाँ पर क्या है से P है। एंड सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओके, तो यहाँ पे सोर्स चार्ज है पॉजिटिव Q और यहाँ पर भी हमारे पास है पॉजिटिव Q। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो जो F एक्सटर्नल आ रहा है ओके उसको हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा ई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट एक्सटर्नल, और हमारा एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू दैट ओके, एफ एक्सटर्नल। सिंपल है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। अगर ऐसा ना होता और यहाँ पर माइनस चार्ज होता और माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता, ये हमारा सोर्स चार्ज है, हाँ माइनस कैपिटल क्यू लिख लो। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट, अट्रैक्ट करेगा वो, पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन उस सिचुएशन में हमें तो कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्यों, अरे वो अट्रैक्टिव हो रहा है तो हम क्यों धक्का मारे, और लेकिन हम धक्का नहीं मारेंगे, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेंगे। अरे क्यों ऑपोजिट में क्यों डालो, अरे वो तो खींच लेगा तुरंत, तो तुरंत खींच जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, और एक्सेलरेट हो जाएगा तो जो भी ये वर्क है वो वर्क किस में चला जाएगा, उसको एक्सेलरेट करने में। तो हमें तो उसमें नहीं डालना है, हमें तो उसको स्टोर रखनी है एनर्जी, इसीलिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके जितना ही, लेकिन थोड़ा सा कम, देखो थोड़ा सा कम, कल यहाँ पे बताया था इसके जितना ही थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि दोनों रिपल्सिव थे ओके। यहाँ पर थोड़ा सा कम, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि अगर ये 5 न्यूटन है तो ये हम कितना लगाएंगे, 5.0001 न्यूटन लगाएंगे, सो दैट जाएगा तो उस साइड, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में जाएगा, क्योंकि फोर्स में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है ओके। तो अगेन हमें जाने देना है इसको इसी साइड ओके, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट में। अगेन अगर ये 5 न्यूटन होगा तो ये हम ले लेते हैं सपोज 4.9999 न्यूटन ओके। अब देखो दोनों सेम ही है, दोनों फोर्स सेम है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन रफली मतलब एग्जैक्टली देखा जाए एक्यूरेटली तो ये छोटा है, ये छोटा है मतलब क्या, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स, तो मतलब हमारा चार्ज तो वहीं जाएगा, पहले भी वहीं जा रहा था अभी भी वहीं जाएगा। तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, अरे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हम ऐसा ना करें, कल डिस्कस किया था ना कि सपोज डायरेक्टली 10 न्यूटन दे दो यार, इतना देने की क्या जरूरत है, 10 न्यूटन दे दो तो ऐसे धम करके चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो करेंगे तो वो चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा और हमने जो वर्क डन किया वो एनर्जी यूज हो जाएगी उसको एक्सेलरेट करने में, हमें उसको एक्सेलरेट नहीं करवाना है, हमें तो हम जो वर्क डन दे रहे हैं उसमें स्टोर करवानी है वो एनर्जी। दैट्स वाई हम ये फोर्स बहुत कम दे रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड ओके। तो ये कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था। अब क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स यूनिट पॉजिटिव, मतलब कल वाला ही केस है यूनिट पॉजिटिव, ऐसा फर्स्ट वाला केस है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, पॉइंट कहाँ गया, आर कहाँ लिखा, ये रहा आर टू पी, तो हमारा वर्क डन था डब्ल्यू आर पी, यही हमारा वर्क डन था ओके। तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ओके। और उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, यूपी पर ज्यादा होगी एनर्जी एंड यू आर पर कम होगी, वैसे ही डिफाइन किया था, अभी कल किया था ना हमने और अभी रिवाइज भी किया था हमने, ये रहा डन। कल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये इतना था। लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ओके, ये तो क्यू चार्ज के लिए था, कल जो हम किए थे वो तो किसके लिए था, क्यू चार्ज के लिए। लेकिन अगर यूनिट चार्ज के लिए अगर हमें करना हो तो क्या होगा, तो यूनिट चार्ज के लिए करना हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर तुमने ये कल वाला फॉर्मूला था, अगर तुम यहाँ पर डिवाइड बाई क्यू कर रहे हो तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई क्यू कर दो, डन, सिंपल है। तो अभी ये डब्ल्यू आर पी बाई क्यू, तो वो तो अभी हमने डिफाइन किया, उसको हमने क्या बोला, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, और डब्ल्यू आर पी बाई क्यू उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टैटिक पोटेंशियल ओके। तो वो क्वांटिटी हमारा है V, तो ये हो जाएगा हमारा से Vp ज्यादा होगा, अगेन यहाँ पर भी Vp माइनस VR, और उसको तुम डेल्टा V भी बोल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू जो कल था वही UP माइनस UR डिवाइडेड बाई Q, UP माइनस UR डिवाइडेड बाई Q। समझ में आया? तो ये कैसे लिखा, समझ में आया? श्योर ओके। चलो
So where Vp and Vr are the electrostatic potential at P and R respectively. Note as before that it is not the actual value of potential but the potential difference that is physically significant. Important क्या है? Difference significant है. Important क्या है? Difference important है. क्यों? क्योंकि एक जगह पर कितना होगा वो तो फिर इतना ज्यादा नहीं है मैटर करता. क्यों? क्योंकि हमें एक जगह पे जाएगा, स्टोर हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में कहीं और जा रहा है तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वहीं से हमें कुछ मिलेगा. ओके, तो दैट्स व्हाई दैट डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. इफ एज बिफोर वी चूज द पोटेंशियल एनर्जी 0, यस, तो जैसे कल हमने बोला था, हमने क्या बोला था कि हमने जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो कहाँ ले लिया, इनफाइनाइट. हमारा चार्ज कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. इनफाइनाइट से हम आ रहे हैं, ये जो आर है वो कितने डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट से. अब इनफाइनाइट से तुम पी पर आ रहे हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट कर देंगे. और हमने कल देखा था फॉर इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशन द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट वी आर टेकिंग 0. तो अगर यू आर 0 हो गया तो ये यूपी बाई क्या आ जाएगा, क्यू. डन. ओके, तो ये हमें मिल गया. और तुमने ये UR0 लिया है तो VR भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही तुमने 0 ली है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एट इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा. यस, तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. डन. तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो कल हमने पढ़ा वही, लेकिन कल हमने क्यू चार्ज को लाए थे एक जगह से दूसरी जगह और से इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट, और आज हम लाए हैं 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट. कल हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने डिफाइन किया था यू से. आज हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको हमने डिफाइन किया है कैपिटल वी से. सिंपल है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Now, in other words, electrostatic potential at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Yes, यही तो हमने पढ़ा. Okay, तो बार बार वही चीज है. Now next, the qualifying remarks made earlier regarding potential energy also applies the definition of the potential. मतलब अगर potential energy पता होगा तो potential तो वैसे ही define कर सकते हो, वैसा बोल रहा है. To obtain the work done per unit test charge, we should take infinitesimal test charge delta Q. तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें एक्चुअल में ढूंढना है तो ये डेल्टा Q लेना पड़ेगा, मतलब बहुत बहुत कम चार्ज लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइटेसिमल वर्क करना है ना. क्यों इनफाइनाइटेसिमल वर्क करना है? क्योंकि हमारा फोर्स हमें बहुत कम रखना है. वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. तो अगर ज्यादा वर्क हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और से चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा, दैट वी डोंट वांट. तो इसीलिए हमें बहुत बहुत छोटा चार्ज रखना पड़ेगा. सिंपल है. ओके, सो बहुत छोटा चार्ज डेल्टा क्यू रखा. ऑब्टेन द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू के लिए डेल्टा डब्ल्यू वर्क आएगा. सो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू. ऑल्सो द एक्सटर्नल फोर्स एट, देखो डब्ल्यू बाई क्यू आया था तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू भी तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही मिलेगा. Now also the external force at every point of the path. फिर से also the external force, मतलब जो हम लगा रहे हैं वो, at every point of the path is to be equal and opposite to the electrostatic force on the test charge at that point. Obvious है क्या कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो हमने अभी देखा ना कि इक्वल ही लेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इक्वल ही, ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन मूवमेंट तो देनी है, दैट्स व्हाई हमने थोड़ा ज्यादा लिया है. यहाँ पर भी मूवमेंट तो देनी है इसलिए थोड़ा कम लिया है, लेकिन है क्या, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. वही चीज बता रहे हैं. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का. ये फिगर क्या शो कर रही है, ये फिगर अगेन वही शो कर रही है जो कल हमने देखा था कि R2P पर आए हम. ओके, तो वो वर्क डन है, लेकिन वर्क डन तो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करने वाले हैं. ओके, बोला ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, उसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा. वर्क एक्चुअल में वर्क डन जो हम थर्मोडायनेमिक्स में भी देखे थे, तो वर्क डन क्या था,
पाथ फंक्शन मतलब कहाँ से तुम आ रहे हो, कल बताया था ना पीवी वाला भी, तो कहाँ से कौन से वे से आ रहे हो वो डिफाइंड होता है। ओके जैसे हम नहीं निकालते थे वो, सपोज बचपन में छोटे क्लासेस में हम बोलते थे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो अगर ऐसा ग्राफ है तो उसके अंदर का जो एरिया होगा दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल। ओके उसका स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। तो भाई ऐसा है तो कुछ अलग ग्राफ मिलेगा। फिर सपोज तुमने ऐसे किया तो भी कुछ अलग एरिया, ये अलग एरिया है, ये अलग एरिया है, तो तुम कहां से कहां जा रहे हो। जैसे कि तुम आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने देखा था पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो अगर तुम ऐसा है तो उसके नीचे का एरिया वर्क डन देगा, एंड देन फिर यहाँ पर तुम्हारा कुछ ऐसा है तो इसके नीचे का एरिया वर्क डन देगा। ओके तो इट इज अ पाथ फंक्शन, बट इन दिस केस वी आर मेजरिंग द डिफरेंस। इसीलिए पहले बता दिया है कि इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। किस चीज का, अरे पोटेंशियल एनर्जी लो तो उसका भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, और पोटेंशियल लो तो उसका भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये फिगर तुम ना भी ड्रॉ करो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हम तो डिफरेंस पे बात करने वाले हैं। डिफरेंस तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अगर R2P से जा रहे हैं तो VP माइनस VR, डन। पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, R2P पर जा रहे हो तो UP माइनस UR, डन। ओके क्योंकि हमारे पॉइंट पे डिपेंडेंट है तो इसीलिए हमारे डिफरेंस का मैटर करता है, ना कि पाथ का। अगर पाथ का मैटर करता तो फिर डिफरेंट वर्क डन हो जाता। अंडरस्टूड? ओके समझ में आ गया? दैट्स इट। एनी कोई डाउट? क्या समझा हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो था वो क्यू ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लाना था, और ये 1 कूलम और यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाना है। दैट्स इट। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी हमने देख लिया, डन।